हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। आज बेटा मैं आपको रूट 5 को नंबर लाइन पे स्पाइरल मेथड से ड्रॉ करना सिखाऊंगी। कल के वीडियो में हमने क्या सीखा था कि रूट 5 को वन स्टेप में कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, और अब उसका स्पाइरल मेथड देखेंगे, मतलब स्पाइरल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वो कैसे ड्रॉ होता है वो सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सीखना होगा। तो जिन बच्चों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना नहीं आता है उनके लिए मैं एक बार सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं वो स्पाइरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताऊंगी। कोई एक लाइन ले ली हमने और उस लाइन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, उसकी कुछ नेमिंग कर ली हमने पी, और इस पी पॉइंट पे मुझे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, कंपास यूज करेंगे और कंपास का पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे। कंपास का पॉइंटर यहाँ रखने के बाद एक आर्क आपको ड्रॉ करना है। आर्क बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा सा भी नहीं होना चाहिए। फिर सेम रेडियस का आर्क। सेम रेडियस का क्या मतलब है, कंपास को आपने एक बार जितना फैलाया है उसको उतना ही रखना है, अब उसको हिलाना डुलाना नहीं है। फर्स्ट टाइम आपने जितना रेडियस रखते हुए ये आर्क ड्रॉ किया है उतने ही रेडियस का एक आर्क इसके ऊपर फिर से ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाली जो मार्किंग है ये 60 डिग्रीज के लिए होती है, और फिर उसी को उतना और एक्सटेंड कर देंगे। मतलब सेकेंड टाइम यहाँ पर पॉइंटर रख के फिर से एक बार पेंसिल चलानी है, फिर से एक बार आर्क ड्रॉ करना है। तो ये 60 डिग्री के लिए मार्किंग थी, इसी को आगे और एक्सटेंड किया तो ये 120 डिग्री हो गया। फिर 60 और 120 पे 1 बाय 1 पॉइंटर रखना है और पेंसिल से इस तरह से आर्क ड्रॉ करना है। और फिर ये जो दोनों आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम पी से ज्वाइन कराते हुए एक रे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये तरीका होता है कंपास से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रोटेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब ये देखते हैं अपन कि किस तरह से रूट 5 को स्पाइरल मेथड से ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले हमने ड्रॉ कर दी एक नंबर लाइन। नंबर लाइन पे मार्क कर लिया हमने 0। 0 मार्क करने के बाद इससे 0 से 1 यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क करेंगे ए, ओ ए, ये मैंने ले लिया है 1 यूनिट। फिर इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस परपेंडिकुलर रे के ऊपर एक पॉइंट फिर से मार्क करेंगे और वो पॉइंट भी 1 यूनिट डिस्टेंस पर ही होना चाहिए। एपी, एपी की भी लेंथ कितनी चाहिए हमको, 1 यूनिट, और इसे हमने ज्वाइन करा दिया, ओपी को ज्वाइन करा दिया। तो ये ओपी की लेंथ कितनी है वो सबसे पहले देख लेते हैं हम। यहाँ एक राइट ट्राइंगल बना है ओ ए पी, इसमें अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। In right triangle OAP using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem का ये स्टेटमेंट होता है, in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of squares of perpendicular and base. Hypotenuse कौन सी साइड है, OP, perpendicular is AP and base is OA. AP और OA दोनों की लेंथ हमने कितनी कितनी ली हुई है, 1 यूनिट। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इस तरह से OP स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 स्क्वायर 1 होता है, और फिर से 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। OP स्क्वायर इक्वल्स टू 2, देयरफॉर OP इक्वल्स टू, जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो यहाँ से स्क्वायर का साइन हट जाएगा और इस पे स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। ये स्क्वायर रूट लेने के बाद हमको ये वैल्यू मिली है ओपी की। लेकिन अभी हमको दिख रहा है कि P डज नॉट लाई ऑन द नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन के ऊपर लेकर आना है। तो पॉइंटर यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ पर रखेंगे, ठीक पिछले मतलब पिछले कंस्ट्रक्शन की तरह से। पिछले वीडियो में जैसे मैंने 1 स्टेप में रूट 5 ड्रॉ करना बताया था उस तरह से यहाँ पर फिर से एक बार पॉइंटर यहाँ रखना है, पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखना है और इसको नंबर लाइन के ऊपर लेकर आना है। तो ये चीज़ अभी आप बाद में भी कर सकते हैं, फिलहाल तो हमको अभी और भी राइट ट्राइंगल्स इसके ऊपर ऊपर ड्रॉ करते जाना है। अब फिर से एक राइट एंगल पे रे ड्रॉ करेंगे हम, और वो राइट एंगल कौन सी साइड के साथ बनेगा, ओपी के साथ। मतलब हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर रे ऑन ओपी एट द पॉइंट पी। ओपी के पी पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर रे हमको ड्रॉ करना है। तो आप कंपास से या फिर प्रोटेक्टर से किसी से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एंगल कितने डिग्रीज का होना चाहिए, 90 डिग्री।
इस रे को हमने पी वाई नेम कर दिया। फिर इस रे के ऊपर 1 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करेंगे। 1 यूनिट कितना था अपना 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप। तो ओ ए को जितना भी ये ओ ए की लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर अगर लिया है तो उसी को फिक्स कर लेंगे और ये इतना ही 1 सेंटीमीटर पी पे पॉइंटर रखते हुए पेंसिल से ऐसे एक आर्क छोटा सा बनाना है। तो ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा 1 यूनिट और इसे ज्वाइन कराना है और इस पॉइंट की नेमिंग कर लेंगे हम क्यू। अब अपन देखेंगे कि ये जो राइट ट्राइंगल है ओ पी क्यू, इसमें ओपी की लेंथ तो मिल चुकी थी हमको √2, ये अपन ने अभी पूरा कैलकुलेट किया तो ओपी की लेंथ मिली है √2 यूनिट्स। इसमें पी क्यू हमने लिया हुआ है 1, तो ये जो ओ क्यू है वो कितना आएगा वो हम देखेंगे। ओ क्यू की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक दूसरा राइट ट्राइंगल हम पकड़ेंगे, कौन सा, जो अभी रिसेंटली बना है ओ पी क्यू। तो ये राइट ट्राइंगल मैंने चेंज कर लिया, ओ पी क्यू ले लिया। यहाँ पे भी फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रहा है। अब इसके हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों के नेम्स चेंज हो जाएंगे। इसमें कौन सा होगा हाइपोटेनियस, ओ क्यू। ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर होगा पी क्यू और बेस की लेंथ होगी ओ पी। तो मैंने यहीं पर सारी चीजें लिख दी है रफ करके। ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू। पी क्यू की लेंथ कितनी ली हुई थी हमने 1 एंड ओपी इज √2 और स्क्वायर्स है पहले से ही लगे हुए हैं तो मैंने स्क्वायर्स भी अप्लाई कर दिए। नाउ ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज 1 एंड √2 स्क्वायर इज 2, 1 + 2 इक्वल्स टू 3। दिस इंप्लाइज ओ क्यू इक्वल्स टू, ओ क्यू की लेंथ क्या आ जाएगी अब, ओ क्यू इक्वल्स टू √3 यूनिट्स। ये आ गया। तो जब अपन स्पाइरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसमें हमको √5 ड्रॉ करना है, √5 मतलब थोड़ा ये आगे का नंबर हो गया, तो पहले हमें √2 मिलेगा, फिर √3 मिलेगा, इसके बाद मिलेगा अभी √4 और उसके बाद जाकर √5 मिलने वाला है। तो इसको अभी बहुत पेशेंस के साथ हमको ड्रॉ करना है। फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो परपेंडिकुलर कौन से साइड पे होगा, ओ क्यू साइड पे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ओ पी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, उसी तरह से ओ क्यू साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और उसके कौन से पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे अपन, क्योंकि ओ क्यू साइड तो इतनी बड़ी है, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इसका हमें क्यू पॉइंट लेना है और क्यू पॉइंट के ऊपर फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इस तरह से 90 डिग्री लेते हुए एक रे ड्रॉ कर देंगे क्यू जेड। और हर बार जितने भी परपेंडिकुलर्स हम ड्रॉ करते जा रहे हैं उन पे हमेशा 1 यूनिट डिस्टेंस पर ही पॉइंट मार्क करेंगे। तो फिर से कि मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क कर दिया आर, ये लेंथ थी 1। इसमें अब ओ आर को ज्वाइन कराएंगे। इस ओ आर की लेंथ मिल जाएगी √4। √4 मतलब 2 होता है, ये भी आप जानते ही हैं, √4 की वैल्यू 2 होती है। तो ये √4 कैसे आ रहा है, इसका भी कैलकुलेशन इस तरह से राइट ट्राइंगल में वैल्यूज पुट करके हम कर सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी इसको करती हूँ क्योंकि अभी 2 ट्राइंगल्स में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अभी इसको बार बार एक्सप्लेन करने का उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ट्राइंगल है अपना ओ क्यू आर, इसमें हाइपोटेनियस हो जाएगा जो 90 के ऑपोजिट में है ओ आर, परपेंडिकुलर पी आर क्यू और बेस कौन सा है ओ क्यू। सारी लेंथ यहाँ पर पुट कर देंगे। आर क्यू इज 1 यूनिट, ओ क्यू इज √3 यूनिट्स। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 स्क्वायर इज 1 एंड √3 स्क्वायर इज 3। किसी भी नंबर पे अगर स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये दोनों साइन होते हैं तो दोनों साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये वैल्यू आई 3, फिर 1 + 3 हो जाएगा 4। इस तरह से ओ आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आ रही है। दिस इम्प्लाइज ओ आर इक्वल्स टू 2। जब स्क्वायर रूट लेंगे आप दोनों साइड पे तो यहाँ से स्क्वायर का साइन हटेगा और 4 पे स्क्वायर रूट का साइन आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये √4 मिला। अब नेक्स्ट वाले ट्राइंगल में इसके आगे अब जो ट्राइंगल बनेगा उसमें हमको √5 मिल जाएगा। तो फिर से एक परपेंडिकुलर रे ड्रॉ करेंगे, मतलब ये एल्गोरिथम की तरह बार बार रिपीट हो रहा है। ओ आर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस तरह और इस पे 1 यूनिट डिस्टेंस पे फिर से एक पॉइंट मार्क हुआ एस, और इस एस को ओ से जब ज्वाइन कराएंगे तो ये जो ओ एस लेंथ आएगी
ये √5 यूनिट्स मिलेगी। तो इसका कैलकुलेशन यहाँ साइड में हम देख लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ORS, यहाँ भी आपको राइट एंगल ही बनाना है। OS स्क्वायर इक्वल्स टू OR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। वापिस से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया मैंने। OR की लेंथ है √4, SR की लेंथ है, कितना लेना है हमको, ये जो लेंथ होगी जितने भी परपेंडिकुलर रेज हैं उन पे हमने हमेशा 1 यूनिट मार्क किया है, 1 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क किए हैं, तो ये भी फिर से 1 यूनिट ले लेंगे। मैं विदाउट स्केल ये सारा कुछ ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड पे वो वाले स्केल तो चल नहीं सकते, लेकिन आपको अच्छी तरह से स्केल वगैरह यूज करके ड्रॉ करना है, अच्छी तरह से मेजर करके। तो √4 स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, OS स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो अब OS की वैल्यू क्या आ जाएगी √5, स्क्वायर रूट ले लिया मैंने दोनों साइड पे, तो OS मिल गया हमको √5। अब करना क्या है, अभी ये जितने भी हमको पॉइंट्स मिले हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं P Q R S, ये सारे के सारे आउटसाइड द नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट नहीं है, तो हम O पे पॉइंटर रखेंगे और पेंसिल सबसे पहले तो P पे रखना है और उसको इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर लेकर आना, जैसे मैंने ये डॉटेड आर्क से इसको शो किया है उस तरह से, और यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा। नेमिंग करने के लिए तो अल्फाबेट्स है अपने पास, 26 अल्फाबेट है, तो उसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे A लिख दिया, तब इसके आगे मैं लिख रही हूँ B। फिर इस Q पॉइंट को भी हमें नंबर लाइन तक लेकर आना है, तो अब क्या करेंगे, पॉइंटर को तो हमें O पर ही रखना है और पेंसिल आ जाएगी Q पे, और ये इस तरह से नंबर लाइन पे आएगा, ये पॉइंट होगा C। फिर से पॉइंटर यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे और इसको भी इस तरह से नंबर लाइन पे लेकर आएंगे D, और इसी तरह से ये S पॉइंट भी, और ये पॉइंट आ जाएगा E। एक्चुअली बेटा ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर से मैं √5 ड्रॉ कर रही हूँ, इसको तो ऑफलाइन कॉपी में जब बच्चा सामने बैठा हो तो आमने सामने एक्सप्लेन करना ही बहुत अच्छे से बनता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा एक एक चीज़ पूछ सकता है कि ये चीज़ कैसे हो रही है, वो चीज़ कैसे हो रही है, तो उस टाइम पे उसके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में इस तरह से एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे नंबर्स जो नंबर लाइन के बाहर थे उन सबको हमने नंबर लाइन पे कंपास की हेल्प से लिखा है। इसमें ये सारी लेंथ कौन कौन सी है वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट तो था OB, OB की लेंथ कितनी थी, √2 यूनिट्स, यहाँ पे लिख देंगे हम OB इक्वल्स टू √2 यूनिट्स। फिर OC ये था √3, फिर OD √4, और लास्ट में OE मिलेगा हमको √5। इस तरह से √5 को स्पाइरल स्ट्रक्चर से नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जाता है। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1.3 एक्सरसाइज में अब इरेशनल नंबर्स का कंसेप्ट आने वाला है, तो मैं आज टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। डेसिमल्स के एक्चुअली 3 टाइप्स होते हैं। डेसिमल्स के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो टाइप है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। फर्स्ट डेसिमल कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग। फिर सेकेंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और फिर थर्ड टाइप डेसिमल का जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इन सबकी मैं मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का क्या मतलब होगा, इस तरह के डेसिमल नंबर्स जिसमें आफ्टर डेसिमल डिजिट्स फाइनाइट आए। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स जब आफ्टर डेसिमल हमको मिलते हैं तो हम उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कुछ भी हम लिख रहे हैं 0.25, 0.456 या फिर 0.1, कुछ भी लिखा मैंने, इन सारे नंबर्स में हम क्या देख रहे हैं,
आफ्टर डेसिमल देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब यहाँ पर है 2 डिजिट्स, इधर है 3 डिजिट्स, यहाँ पर है सिर्फ 1 डिजिट, लेकिन डिजिट्स जो है आफ्टर डेसिमल खत्म हो रहे हैं। इसमें सिर्फ 2 आए, उसके बाद खत्म हो गया और कुछ भी नहीं आया। इसमें 3 डिजिट्स है, उसके बाद खत्म हो गया, कुछ भी नहीं आया। तो डेसिमल की बार हो सकता है 10 डिजिट्स हो, 15 डिजिट्स हो, लेकिन वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद सेकेंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो इसमें किस तरह के नंबर्स आएंगे? 0.333333, ये जो खत्म ही नहीं हो रहे, ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे और रिपीट होकर आ रहे, बार 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 आ रहे, तो ये कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। और इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो रिप्रेजेंट करने का एक तो तरीका मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, जैसे ये 0.333 थे, उसके बाद हमको अप्लाई करना है डैश। ये डैश क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो डेसिमल के बाद डिजिट्स है ये खत्म नहीं होंगी, ये चलते ही रहेंगे। या फिर इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से 0.3 बार। ये बार साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये जो डिजिट है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा, ये इस तरह से। तो इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही डिजिट रिपीट हो सकता है कि 2 डिजिट्स हो जो साथ 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 में रिपीट हो रहे हैं, इस तरह से 0.47474747 और उसके बाद हमने डॉट्स लगा दिए। तो इसका ये मतलब होगा कि ये 47 कभी भी खत्म ही नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। और या फिर इसे हम बार साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे 0.47 होल बार, इसका भी यही मतलब होगा कि ये 4747 रिपीट होता रहेगा। फिर थर्ड काइंड ऑफ डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये कैसे नंबर्स होते हैं? ये भी टर्मिनेट तो नहीं होंगे, मतलब डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो कभी भी खत्म नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगी। नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीट भी नहीं होंगे। कब कौन सा डिजिट आ जाएगा उसका कोई भी हम कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा डिजिट आने वाला है। जैसे 1 2 3 9 8 5 6 2 4 0 1 और भी चलते रहेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो डेसिमल्स होते हैं इसमें किस तरह के नंबर्स आएंगे? ये भी डेसिमल फॉर्म में होंगे। आफ्टर डेसिमल डिजिट्स टर्मिनेट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, कोई ना कोई डिजिट हर बार आता ही रहेगा। तो अब ये जो हम टाइप्स ऑफ डेसिमल्स पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्या रीजन है कि हम इसे पढ़ रहे हैं? तो यहाँ से आपको रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में डिफरेंस समझ में आएगा। ये जो फर्स्ट 2 टाइप्स हैं डेसिमल्स के, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स, ये दोनों ही नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। These 2 types of decimal numbers can be converted in the form of p by q। ये जो दोनों नंबर्स हैं ये किस तरह के नंबर्स होंगे? ये हमेशा रैशनल होंगे। मतलब ये p अपॉन q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जब भी हम p अपॉन q लिखेंगे तो हमको ये लिखना जरूरी होगा q नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 होता ही नहीं है। और ये जो हमने देखा थर्ड काइंड ऑफ डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये वाले नंबर्स होते हैं इरेशनल। ठीक है बच्चों, तो ये वाले नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने √2 √3 इनको इरेशनल नंबर्स बोला था। मतलब पिछले वीडियो में जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वहां पर मैंने बताया था कि √2 √3 इस तरह के जो नंबर्स होंगे जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये भी इरेशनल है। तो अगर ये इरेशनल है तो फिर ये कैसे इरेशनल हुए? तो ये एक्चुअली दोनों सेम ही है। किस तरह से सेम है? अगर 2 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करें, 2 का जैसे स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसका भी मेथड सब 8th में पढ़ के आ चुके हैं आप। तो अगर इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करने बैठेंगे तो डेसिमल के बाद आप चाहे जितने उतने डिजिट्स फाइंड कर सकते हैं। डेसिमल के बाद आप 3 डिजिट्स भी निकाल सकते हैं, 4 भी, 10 भी, 15 भी, इनफाइनाइट डिजिट्स निकाल सकते हैं। तो ये जो √2 √3 को मैं इरेशनल नंबर्स बोल रही थी, इनका भी रीजन यही है, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। अगर इनके हम डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा हमको? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये इस तरह के नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। और बाकी जो 2 डेसिमल के हमने काइंड्स देखे वो हमेशा रैशनल होंगे। इसके बाद ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल हमने देखा, इसके फर्दर बेटा 2 टाइप्स होते हैं। तो वो 2 टाइप्स में और बता देती हूँ।
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग के टू टाइप्स क्या क्या होते हैं? इसमें एक तो होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल और सेकेंड होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अगर आपको मैथ्स अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो मैथ्स की थ्योरी भी अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है बेटा। मैथ्स की थ्योरी में भी आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आप मतलब क्वेश्चंस को लेकर जब सॉल्व करने बैठेंगे तो वहाँ पर आपको वो मज़ा तब तक नहीं आएगा जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो बेसिक कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप थ्योरी पे ध्यान देंगे, इसलिए ये थ्योरी भी आपको अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। तो मैंने डेसिमल के 3 टाइप्स बताए थे। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, सेकंड था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग और थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसमें से जो सेकंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल एंड मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो इनको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्योर रिकरिंग डेसिमल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 0.3 बार या फिर 0.47 होल बार। आफ्टर डेसिमल यहाँ पर एक ही डिजिट है जो रिपीट होता चला जाएगा, 0.3333 इस तरह से ये चलता ही रहेगा। और यहाँ पर आफ्टर डेसिमल ये 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट होते ही रहेंगे। इसमें भी रिपीटिशन तो होगा ही डिजिट्स का, लेकिन क्या होगा, राइट आफ्टर द डेसिमल रिपीटिशन स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ये 3 और 3 को हमने छोड़ दिया, उसके बाद एक डिजिट आकर रिपीट होता चला जा रहा है, 0.37777 ये चला जा रहा है। और इसको बार साइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.37 बार। 3 पे बार साइन अप्लाई नहीं करना है, बार साइन सिर्फ अप्लाई होगा 7 पे। तो ये कहलाएगा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को पहचानने का क्या तरीका है कि डेसिमल के ठीक बाद में रिपीटिशन स्टार्ट नहीं होगा। हो सकता है कि आफ्टर डेसिमल एक डिजिट छोड़कर फिर रिपीटिशन स्टार्ट हुआ हो, या फिर 2 डिजिट छोड़कर या 3 डिजिट, कितने भी डिजिट छोड़कर रिपीटिशन स्टार्ट होगा। लेकिन उसमें बिल्कुल बिगिनिंग से, मतलब राइट आफ्टर द डेसिमल रिपीटिशन स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप फर्क देख ही रहे, इसमें डेसिमल के तुरंत बाद ही रिपीटिंग डिजिट्स स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इसमें डेसिमल के तुरंत बाद स्टार्ट नहीं हुए हैं। या फिर एक आध और एग्जाम्पल में लिख देती हूँ, जैसे 2.978 देन 5454548। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि डेसिमल के बाद 978 ये रिपीटिंग ब्लॉक में नहीं थे। रिपीटिंग ब्लॉक में कौन से आ रहे हैं, 5454, ये रिपीटिंग डिजिट्स हैं। 2.978 और 54 पे हम बार साइन अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह के नंबर्स कहलाएंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। और प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पे मुझे लाइक्स बहुत कम मिलते हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा लाइक दिया कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।